हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जो फ्रिक्शन जो चैप्टर है हमारे पास, उसके कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं। आज हम उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक आध छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल भी है, वो सब करेंगे। देखिए, आप जो है एयरफोर्स के बच्चे हैं, नेवी के बच्चे हैं, आप सभी ने मेन जो फोकस अपना रखना है वो सिर्फ छोटे क्वेश्चंस पे रखना है, क्योंकि एयरफोर्स नेवी के अंदर न्यूमेरिकल सिर्फ 4-5% आएंगे। बाकी का जो 95% का जो रिकॉर्ड है वो सब आपके स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस होंगे। तो आपके लिए मेन जो है, आप कंसेप्ट्स क्लियर करते चलिए। कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, उन सभी को आपने करके चलना है। और देखिए, आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी वीडियोज अपलोड किए गए फिजिक्स के, उनमें आपके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। वो सभी क्वेश्चंस आपने करते हुए चलने हैं, ताकि आप अपना जो स्कोर है मैक्सिमम फिजिक्स के अंदर रख सकें, जिससे कि आपका जो इंडिविजुअल या सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ क्लियर करने में प्रॉब्लम ना हो, उसके साथ साथ फिजिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बने। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड देन फ्रिक्शन कांस्टेंट बिकम। देखिए, फ्रिक्शन कांस्टेंट ये कह रहा है कि फ्रिक्शन कांस्टेंट के ऊपर क्या असर होगा अगर हम नॉर्मल जो फोर्स है उसको डबल कर दें। नॉर्मल फोर्स यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखेंगे तो सरफेस उसके ऊपर ऊपर की तरफ को डायरेक्शन को फोर्स लगाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, जिस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। आर से या एन से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम इसको डबल कर दें तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये फोर्स ऐसे ही डबल नहीं होगा। इसको डबल करने के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना पड़ेगा। अगर आपने मास डबल कर दिया तो फ्रिक्शन भी डबल होगा। फ्रिक्शन डबल, देखो, फ्रिक्शन का फोर्स डबल, तो इसको लिखेंगे 2Fs। नॉर्मल फोर्स डबल, ये आएगा 2R। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बाद में क्या बचा, Fs/R, यानी कि जो फ्रिक्शन कांस्टेंट पहले था वही बाद में। दोबारा से समझिए एक बार, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डबल करते हैं तो उसको डबल करने के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना पड़ेगा। जब भी आप मास डबल करेंगे तो फ्रिक्शन भी डबल होगा। तो 2Fs/2 नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू μs। सेम हमारे पास आ गया। जो μs का फॉर्मूला था वो जैसा पहले था वैसा का वैसे बाद में, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कि भैया, जो हमारे पास फ्रिक्शन कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट जो है वो नेचर पे डिपेंड करता है, बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो आप उसका नॉर्मल रिएक्शन कितने ही गुना कर दीजिए, कितना ही कम कर दीजिए, जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो हमेशा सेम रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट या नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट था। नेक्स्ट पे चलिए, सेकंड क्वेश्चन, म्यू स्टैटिक अपॉन म्यू काइनेटिक का रेशियो आपसे कहा गया है, फाइंड आउट करिए। लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर 0। तो म्यू स्टैटिक अपॉन म्यू काइनेटिक, इसमें क्या करना है, आप एक बात देखिएगा। जो म्यू स्टैटिक है ना, आपके कंसेप्ट कराए थे उस टाइम बताया था, ये ग्रेटर देन होता है म्यू काइनेटिक से। ठीक है, म्यू स्टैटिक ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक, क्योंकि फोर्स जो स्टैटिक में होता है वो ग्रेटर देन होता है फोर्स इन काइनेटिक के। अब इनका रेशियो कैसे करेंगे, रेशियो करने के लिए हमने ये चीज लिखी, अपॉन म्यू काइनेटिक, दोनों तरफ म्यू काइनेटिक से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, दोनों तरफ म्यू काइनेटिक से डिवाइड कर दिया। तो एक चीज देखिए, म्यू काइनेटिक अपॉन म्यू काइनेटिक कैंसिल करेंगे, तो ये कैंसिल होने के बाद देखिए, कैंसिल होने के बाद एक बार इसको रब करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ठीक है ना, म्यू काइनेटिक अपॉन म्यू काइनेटिक ने कैंसिल करा, आंसर आ गया 1। यानी म्यू स्टैटिक अपॉन म्यू काइनेटिक का जो रेशियो है वो मोर देन 1, एक से बड़ा होगा। यानी कि जो बी ऑप्शन हमारे पास था ये सही ऑप्शन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। A block is pulled with the help of rope on a horizontal surface. If friction angle is theta, या फिर आप इसको यहाँ पे अल्फा लेकर चले, नहीं, फ्रिक्शन एंगल इज थीटा एंड एफ मेक्स अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, देन
एफ टू बी मिनिमम, अगर एफ आपने मिनिमम रखना है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया एक ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक को हमने हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल पे फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करा, फ्रिक्शन एंगल इन्होंने थीटा दे दिया, तो हमने अल्फा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फोर्स मिनिमम होगा। तो कंसेप्ट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा डायरेक्ट, अगर फोर्स मिनिमम रखना है तो जो हमारे पास है ये एंगल जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। एंगल जो जिस एंगल से फोर्स को खींचेंगे वो जो है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि अल्फा जो है वो थीटा के इक्वल होना चाहिए, तभी फोर्स मिनिमम अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट केस, to walk on a slippery surface we take small steps, this is because friction increases, फ्रिक्शन डिक्रीजेज, मोर नॉर्मल रिएक्शन लेस नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जब भी फिसलन भरा रोड होगा तो हम उस पर छोटे छोटे कदम लेकर के चलते हैं। छोटे छोटे कदम लेने से क्या होता है, तो देखिए आप याद रखिएगा, छोटे कदम लेने से, देखिए अगर आप लंबे कदम लेंगे तो इस पॉइंट पे आपका जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो कम होगा, क्योंकि इस पे आपका डायरेक्ट मास कम आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जो आपका मास आएगा ना, इस पॉइंट पे जो भी वेट होगा आपका वो कम होगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम लेते बिल्कुल इस तरीके से तो आपका मैक्सिमम वेट इस पॉइंट पर आ पाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और आप फिसलन भरे रोड पर भी आसानी से चल पाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास था वो था मोर नॉर्मल रिएक्शन। छोटे छोटे कदम लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो हम बहुत ही आसानी से फिसलन भरे रोड पर चल सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, इफ फ्रिक्शन कांस्टेंट बिटवीन टायर ऑफ ए कार एंड रोड इज म्यू, देन टू कवर एस डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अगर कार के और रोड के बीच में फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू है तो आपने रेस्ट से स्टार्ट करके एस डिस्टेंस कवर करा है, तो आपने ये बताना है टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा, म्यू के, 1/म्यू के, अंडर रूट म्यू के, या 1/रूट म्यू के। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो हमारे पास इक्वल होता है म्यू इंटू आर के, ठीक है भैया। सिंपल केस में फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो इस फोर्स की जगह हमने मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो mg के इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने mg पुट कर दिया। मास से मास कैंसिल करा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इंटू जी। अब आगे क्या करना है, हमारी ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, डिस्टेंस s ट्रेवल करा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इस इक्वेशन में u की जगह 0 पुट करा तो हमारे पास ये रकम यहीं पे खत्म। अब बचा 1/2 इंटू ए की जो वैल्यू निकाली थी म्यू इंटू जी, वो यहाँ पे पुट कर दी इंटू टी स्केयर। यहाँ से टी स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2s/म्यू इंटू जी, ठीक है भैया। अब टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट 2s/म्यू जी इज इक्वल टू टी, तो टी यहाँ से प्रोपोर्शनल आ गया 1/अंडर रूट यू के। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन जो था वो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज, फ्रिक्शन का फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, या नन ऑफ दीज। तो भैया एक बात ध्यान में रखिए, कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जिसके अगेंस्ट आपने कोई काम किया तो वो वर्क डन के रूप में स्टोर होगा या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लिया हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने खींच दिया, इस तरफ ऐसे खींच दिया, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा। यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप कोई भी काम करेंगे तो जैसे ही आप अपना फोर्स वहाँ से हटाएंगे वो जो वर्क डन है वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे, जीरो जो इनिशियल पॉइंट था उस पार्टिकल का, वो पार्टिकल उस पॉइंट पे आएगा। लेकिन
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऐसा नहीं होता। तो अब देखते हैं फ्रिक्शन के केस में क्या होगा। भाई फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपने किसी बक्से को खींच के 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ सरका दिया और आपने छोड़ दिया उस बक्से को, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो वापस से 5 सेंटीमीटर पीछे आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन यही केस अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते, किसी बॉल को 10 फुट ऊपर उठा के और छोड़ देते तो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन या नन ऑफ दीज। तो ये बात आपसे पहले भी बताई थी, जो लिमिटिंग फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और हमने उस पर फोर्स लगाया और वो जस्ट अबाउट टू मूव है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। यानी कि जो बी ऑप्शन हमारे पास है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए। वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी या मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बात आप याद रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत 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 ज़्यादा कम होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ये सब चीज़ें आपको बेसिक कंसेप्ट जब कराए थे तब बड़े अच्छे से समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहला पार्ट फ्रिक्शन का, तो उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चलिए। फ्रिक्शन कांस्टेंट बिटवीन टू सरफेस इज √3, फाइंड फ्रिक्शन एंगल। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कांस्टेंट √3 है, तो सरफेस एंगल बताना है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री। कैसे बताएंगे भैया? एक बात बताई थी, जो हमारे पास म्यू एस है वो 10 लैम्डा के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे लैम्डा हमारे पास होता था फ्रिक्शन एंगल, तो फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू 10 लैम्डा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट की वैल्यू दे दी इन्होंने फ्रिक्शन कांस्टेंट की √3। तो √3 टेंजेंट पे कितने पे होती है भैया? 60 डिग्री पे। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन टू सरफेस इज 30 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट। एंगल ऑफ रिपोज जो है दो सरफेस के बीच में वो 30 डिग्री है, आपने फ्रिक्शन कांस्टेंट बताना है। तो जब ये टॉपिक कराया था तो बताया था 10 अल्फा है वो म्यू के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 30 डिग्री की बनाई, तो 10 30 इज इक्वल टू म्यू। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू म्यू। तो जो ए ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के अंदर ये है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर थी 10 अल्फा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन में है 10 अल्फा इज इक्वल टू म्यू, उसमें थी 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो ये दोनों चीजें आपने नोट करनी है, बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। द नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन के बीच का नेचर कैसा होता है? यानी टेंशन एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कांस्टेंट कांटेक्ट फोर्स है। और इसी सीरीज में अगर बात करें, नॉर्मल रिएक्शन भी इस क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे तभी इसके बीच में फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फ्रिक्शन नहीं लगता, कंजर्वेटिव फोर्स भी फ्रिक्शन नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। और इसमें ये बात याद रखिए, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, जैसे कि फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, या फिर टेंशन हो गया, ये सभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा।
व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट, आल्सो राइट एसआई यूनिट। तो फ्रिक्शन कांस्टेंट की डायमेंशन इन्होंने पूछी है और एसआई यूनिट भी। तो सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि फ्रिक्शन कांस्टेंट जो है उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। फ्रिक्शन कांस्टेंट सिर्फ एक नंबर है हमारे पास। क्यों नंबर क्यों है? क्योंकि ये देखिए हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स की यूनिट न्यूटन, म्यू रख दिया एज इट इज। नॉर्मल रिएक्शन ये भी फोर्स है, इसकी यूनिट भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो म्यू हमारे पास आ गया यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये बात याद रखिए, फ्रिक्शन कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ना ही इसकी कोई यूनिट होगी ना ही डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ म्यू स्टैटिक, म्यू काइनेटिक एंड म्यू रोलिंग आर रेस्पेक्टिवली स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट, देन ये ऐसे कह रहा है म्यू एस, म्यू के और म्यू आर जो है ये स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग के कांस्टेंट हैं। तो आपने बताना है कि इनका सही जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखिएगा, जो हमारे पास बात आई स्टैटिक फ्रिक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन वो थोड़ा सा कम, और जब चीज़ रोल करती है तो वो तो सबसे आसान है, ठीक है ना। देखो काइनेटिक के अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, स्लाइडिंग भी हो सकता है, रोलिंग भी, और एक हो गया स्पेशल से रोलिंग। तो रोलिंग का जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम, उससे ज़्यादा हमारे पास आएगा काइनेटिक का, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की या स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है। म्यू स्टैटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद म्यू काइनेटिक और उसके बाद म्यू रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is sliding with constant speed on a slope which is at theta angle with horizontal, then value of friction constant is। कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये इस स्लोप के ऊपर, एक मिनट, इस स्लोप के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपने बताना है कि भैया क्वेश्चन ने कहा कि जो इसका चेंज इन वेलोसिटी है dv/dt वो जीरो के इक्वल है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो है तो आपने इसके अंदर बताना है फ्रिक्शन कांस्टेंट की वैल्यू। कैसे बताएंगे? जब भी डाउनवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप याद रखिएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बिना आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये होगी। अब इस क्वेश्चन में दे दिया कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, तो आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये जो जी है ये जीरो के डिवाइड में आके जीरो, और इधर से बच गया साइन थीटा, और ये माइनस का था उस तरफ जाकर के प्लस का, इज इक्वल टू म्यू के कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू के कोस थीटा, दोनों तरफ कोस थीटा से डिवाइड करा तो इस तरफ तो बच गया म्यू के, और यहाँ आया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसको हमने लिख दिया टेंजेंट थीटा। तो म्यू के की वैल्यू हमारे पास आ गई टेन थीटा के इक्वल, यानी कि जो डी ऑप्शन अपने पास था वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो भैया आज का जो वीडियो था इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ याद रखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नेवी एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। इन क्वेश्चंस को स्पेशल आपके लिए चूज करा गया, तो आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ये क्वेश्चंस हैं और आपकी नौकरी है। देखिए आपके और आपकी जॉब के बीच में सिर्फ ये क्वेश्चंस है, आपने इन क्वेश्चंस को याद करके चलना है। आपने ये क्वेश्चंस करे हैं इसका मतलब है कि यू आर ए सोल्जर, इन रियलिटी आप एक सैनिक हो, आप दम रखते हो एक सेना में भर्ती होने का और अपने देश की सेवा करने का। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।